हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे। आज हमारा यह पार्ट 1 है। 3 पार्ट आपको और मिल जाएगा, रोज़ आपको एक पार्ट मिलेगा। 4 दिन में हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2010 से 2020 तक में, सभी को हम लोग कवर कर लेंगे। और फ्रेंड्स, फटाफट वीडियो का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं आपको कि इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने अलग वीडियो में कवर किया है। पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने एक अलग वीडियो में कवर किया है। हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए हैं 2010 से 2020 तक उनको एक अलग वीडियो में हमने कवर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिएगा आप लोग 5 सेकंड के अंदर में आंसर देने का। और आज की इस वीडियो में हम लोग 150 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। देखिए, काफ़ी मेहनत करके मैंने ये कलेक्शन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको 4 पार्ट में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा यह पार्ट 1 है और डेली आपको एक पार्ट मिल जाएगा। रोज रात को 8 बजे हमारा क्लास चलता है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कोशिश कीजिएगा जल्दी जल्दी आंसर देने का। पहला क्वेश्चन है कि जीन की खोज किसने की थी। जीन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर सभी लोग दीजिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहानसन। जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी जो है यह आंख से संबंधित बीमारी है, आप सभी को पता है। किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर सभी को पता होगा, कमेंट करके बता दीजिए। बहुत अच्छा, सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था तो जे थॉमसन ने किया था। किसने? जे थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक वाष्प इंजन उष्मीय ऊर्जा को खाली स्थान है में परिवर्तित करता है। सही आंसर बता दीजिए, इसका क्या हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, वाष्प इंजन जो है पहले क्या करता है, यह रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है और फिर उष्मीय ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में हल्की गैस का इस्तेमाल किया जाता है और ये गैस है हीलियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? जल्दी आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सही, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह यंत्र है एमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमीटर। विद्युत धारा की इकाई पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टंगस्टन का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि COOH में कार्यात्मक ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल HCOOH। उसके बाद एसेटिक अम्ल CH3COOH। ये सभी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए COOH है इन सभी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है। जो वोटिंग होता है तो उंगली पर जिस स्याही का निशान लगाया जाता है वो क्या होता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक यानी कि पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? आप सभी को पता होगा, पावर का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया आप सभी को कि इससे पहले हम लोगों ने
2010 से लेकर के 2020 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में कवर किया है, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में कवर किया हुआ है, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको अलग वीडियो में कवर किया है, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। लगभग सभी विषय हमने कवर कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ये साइंस का 4 पार्ट में मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि साइंस काफ़ी ज़्यादा होता है, 30 से 35 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो एक साथ अगर बनाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और वैसे आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 4 पार्ट में बना करके आपको सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से तरल तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स तरल तत्व जो है इसमें से पारा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सभी वीडियोस अब तक जितने वीडियो हमने कवर किया है सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मानव के हृदय में कितने वैषम पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि मानव के हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सलीवा किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है, सलीवा जो है किसके पाचन में सहायक होता है? तो यह मीठा, ग्लूकोज या फिर कहिए शर्करा, इसके पाचन में सहायक होता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो देखिए ग्लूकोज में क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो देखिए C6H12O6 जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? ध्यान से सुनिए, टीका लगाने का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने? यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि जन्म लेने के बाद बच्चे को कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये हेपेटाइटिस बी का लगाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका आंसर सही है। और फ्रेंड्स देखिए, अभी 1 महीना आपके एग्जाम में समय बचा हुआ है, तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है, एक रणनीति के थ्रू आपको तैयारी करनी है। डेली 8 बजे रात को हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। मैं उसी प्रकार से प्रश्न वहां लेकर आता हूं जैसे कि आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपने नहीं जुड़ा है अभी तक तो आप लोग जुड़ जाइए। डेली रात को 8 बजे हमारा क्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विद्युत चुंबक जो है यह नरम लोहे से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नरम लोहे से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? कह सकते हैं औषधि पौधा है। तो यह कौन सा है? इसबगोल है। इसबगोल की भूसी आपने सुना होगा, कब्ज को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसबगोल का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है यह किस पे आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह है ऊर्जा का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम जो है यह है उत्क्रम माप का नियम। उत्क्रम माप का नियम जिसको कि लॉ ऑफ एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा इसका आंसर। सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। फ्रेंड्स काफी मजा आने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा सेशन में जुड़े रहिए। देखिए यहाँ से आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे हाई हो जाता है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व है, इसमें से एलिमेंट कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह हीरा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कहलाती है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सेल बदलता है। ठीक है, बैटरी जिसको कहा जाता है, विद्युत कोष, सेल को यहाँ शुद्ध हिंदी लिखा गया है कोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर क्या असर होगा? तो देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा समझ लीजिए, यह नियम जो है किसका नियम है? तो यह बॉयल का लॉ है। बॉयल का नियम क्या है कि नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नियत ताप भी है यानी कि स्थिर ताप है, गैस का आयतन जो है क्या होता है? उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर कहा जा रहा है कि आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? जब व्युत्क्रमानुपाती है तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर कहा दिया जाए कि दाब कम हो जाए तब आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है एम्पियर है। विद्युत धारा को मापा किस में जाता है? किस यंत्र से? तो एम मीटर की सहायता से। उसके बाद देखिए, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है?
तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर आपको देना है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। पहले इसका आंसर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जिन्होंने भी रासायनिक परिवर्तन आंसर दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप सभी को पता है आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? घेंगा होता है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 2010 से 2020 तक जितने भी इतिहास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूगोल के, पॉलिटी के, हिंदी के, उन सबको सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। हमारा 5 जो है लाइव टेस्ट हो चुका है कवर। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी कवर किया हुआ, तो करीब करीब 30 वीडियो को कवर किया। और मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 के नाम से। आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिए और सभी वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, आप सभी को पता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये हाइड्रोकार्बन है। एल्केन जो है यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो देखिए CnH2n+2 इसका जो है फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। ये एल्कीन का फॉर्मूला है। माइनस लग जाए तो वो कौन सा फॉर्मूला, यहाँ माइनस लगा लीजिए, यहाँ 2 जगह एक ही जैसा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये एल्काइन का हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है। तो जड़ को किसका नहीं खाया जाता है? गेहूं का हम जड़ थोड़ी ही खाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कौन से विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, मैंने भी कई बार आपको बताया है। विटामिन के राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती हैं। तो देखिए, मानव में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? 24 पाई जाती है। जोड़ी में पूछी जाए तो 12 जोड़ी, दाएं साइड में 12 और बाएं साइड में 12, ठीक है। और बीच में इनको एक हड्डी जोड़ती है। जैसे ये पसली हो गई 12 इधर, ठीक है। ये मैं 12 नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही घिस दे रहा हूँ। इधर भी देखिए 12 है, सपोज मान लीजिए ये 12 थोड़ी ही है। और बीच में एक हड्डी के सहायता से ये जुड़े होते हैं, इनको स्टर्नम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टर्नम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यानी कि चालकता अंग्रेजी में बोले तो कंडक्टेंस, ठीक है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है किससे? जी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो जब व्युत्क्रम कह दिया गया है तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/r हो जाएगा। रजिस्टेंस का क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है, तो ओम इनवर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या फिर ऐसे भी दिया रहा है ओम इनवर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को खाली स्थान दिया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिन्होंने भी बी दिया है उनका सही आंसर है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा? सोडियम फ्लोरीन के साथ। चारों ऑप्शन मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, चारों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए। तो देखिए क्या बनेगा? सोडियम फ्लोरीन के साथ, क्लियर, सोडियम फ्लोरीन के साथ। तो ये जो यौगिक बनेगा वो पिघली हुई अवस्था में होगा और विद्युत का सुचालक होगा। और कौन सा बॉन्ड यहाँ बन रहा है? तो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड आयनिक बंधन इसमें बन रहा है और यह विद्युत का सुचालक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। तो पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक जो है क्या है फ्रेंड्स? ये पारा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए किस तरह के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल में औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी दिया है उनका सही आंसर है। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया है? तो टेरिसोली ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ई टेरिसोली, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर दाब मापा जाता है इसकी सहायता से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है? नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बताइए। नर प्रजनन तंत्र, इसके संबंध में सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, नर प्रजनन तंत्र का जो हिस्सा होता है वो प्रोस्टेट ग्रंथि, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था पोटेशियम का कितना है? +1 है। ऑक्सीजन का कितना है? -2 है।
ठीक है। अब आपसे मैंगनीज कहा जा रहा है, तो कैसे निकालेंगे इसको, x मान लीजिए मैंगनीज का, और देखिए इसको आप निकालेंगे कैसे। तो पोटेशियम कितना है, 1 है, यहाँ भी इसका कितना होता है, 1 होता है, तो 1 गुना 1 प्लस मैंगनीज का हमने x मान लिया है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 4 है, ऑक्सीजन का कितना है, -2 इंटू 4 कर दीजिए, तो -2 इंटू यहाँ मैं 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है नीचे। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, और ये 8 दूना -16 हो जाएगा, हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें से अगर हम उधर भेज दें इसको, तो कितना में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। कितना में चला जाएगा, 1 मिनट, 4 ही है ना, मैंने यहाँ 8 से, क्यों 4 से गुना करेंगे ना, 4 दूना ये 8 हो जाएगा, प्लस 8 है। अब देखिए 1 में से यहाँ -8 है, तो -7 हो जाएगा, और -7 उस साइड जाएगा, तो ये +7 हो जाएगा, तो +7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए XeO2F2 की आकृति कैसी होगी, तो फ्रेंड्स इसकी आकृति कैसी होगी बताइए। X2O2F2 की आकृति ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है लवण मृदोभिद, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बेरिलियम है, बोरोन है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए आयनन विभव के बारे में। देखिए पीरियडिक टेबल में क्या होता है, पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो क्या होगा, आयनन विभव बढ़ता है, ठीक है। पीरियडिक टेबल में जब आप ऊपर से नीचे आएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो आयनन विभव क्या होता है, घटता है। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए जो भी एलिमेंट दिया गया है, उसके बाद देखिए ये बेरिलियम जो है, ठीक है, बेरिलियम जो है यह किस में आता है बताइए, बेरिलियम दूसरा ग्रुप में आता है, और ये जो है किस ग्रुप में आते हैं, ये 13वें ग्रुप में आते हैं। क्लियर। अभी मैंने बताया कि जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, तो सीधी सी बात है बेरिलियम से ज़्यादा इसका बोरोन हो गया बोरोन का। अब देखिए अब ये जो एक ही ग्रुप के हैं, तो ऊपर से जब हम नीचे आएंगे तो घटता है ना, तो देखिए जैसे जैसे नीचे जाएंगे ये घटते जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसमें बोरोन का हो जाएगा, बोरोन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है यह किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो आप सभी को पता है अलग अलग माध्यम में इसका वेग अलग अलग होता है, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है, तो राइट आंसर ठोस हो जाएगा। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है, तो देखिए फ्रेंड्स गैमेक्सिन C6H6Cl6, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद बात करें हम लोग डीडीटी का, तो डीडीटी का क्या होता है, डीडीटी का होता है C14H9 और क्लोरीन 5। उसके बाद विरंजक चूर्ण का आपको पता है CaOCl2 होता है, तो देखिए सभी में क्या है, क्लोरीन है, तो इसमें महत्वपूर्ण यौगिक सभी में क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। उसके बाद देखिए हुक के नियम के अनुसार, ठीक है, आपको बताना है हुक का नियम के अनुसार कौन सा सही है, तो हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, क्या है, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि एक हीटर का तंतु बना होता है, तो हीटर का तंतु जो है ये नाइक्रोम का बना होता है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान है, वसंतीकरण के लिए जो अनुकूल तापमान होता है वो होता है 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नाम बताना है आपको, देखिए ये रहा इसका सही IUPAC नाम बताना है, चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,2-डाई-मेथिल ब्यूटेन, ठीक है फ्रेंड्स, पूछा गया प्रश्न है पिछले साल। उसके बाद देखिए जीनर डायोड का प्रयोग निम्न रूप में होता है, तो जीनर डायोड का प्रयोग जो है यह वोल्टता नियंत्रक में किया जाता है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी दिया उनका सही आंसर है। और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय आपको तो पता है, अनवीकरणीय यानी कि जिनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो कोयला है,
बाकी सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। उसके बाद देखिए निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नहीं पूछा गया है। तो देखिए Br2 जो है, ठीक है, ब्रोमीन में ये एक एक जो है शेयर कर लेंगे, इसमें अयुग्मित नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है। तो डाइबोरेन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अभी भी इसको याद रखना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देता है B2H6 2NH3 ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। जल चक्र में यानी कि वाटर साइकिल में, तो ये संचलन नहीं है, ठीक है। बाकी सभी वर्षण, वाष्पीकरण और संघनन, संचलन नहीं है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट है। तो फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से, तो मैं बता देता हूँ। मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, एम्पियर होता है, केल्विन होता है, कैंडेला होता है और मोल होता है, ठीक है। मोल पदार्थ की मात्रा, ये 7 होते हैं। तो देखिए, और संपूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। कौन कौन से, तो रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन SR से इसको डिनोट किया जाता है, रेडियन को RA से, ठीक है। तो देखिए इसमें से ओम जो है यह मूल मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संयोजक यौगिक हैं। तो संयोजक यौगिक क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, साझा होता है संयोजक में। उसके बाद देखिए SI मात्रकों में बोल्ट्जमान नियंत्रक, इसमें से उसका मान कितना है। बोल्ट्जमान जो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसका मान क्या है। तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल के इनवर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं सभी एक ही साथ आपको PDF दे दूंगा, आप रिवीजन करते रहिए। मैं इतना PDF आपको दे दूंगा कि आपका मेमोरी फुल हो जाएगा मोबाइल का। तो देखिए इसमें से कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो ये होती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग का जनक है। तो एड्स रोग होता है विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा, आप सभी को पता है। उस वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन आपको बताना, असत्य कथन, ठीक है। तो पहले पढ़ लीजिए, यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, बिल्कुल गलत है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, ये सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तन होता है, बिल्कुल। इसमें एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। तो असत्य पूछा गया था आपसे, तो असत्य तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट, ये ऑलरेडी मैंने करा दिया है। तो विडाल टेस्ट जो होता है यह टाइफाइड की बीमारी में किया जाता है। और टाइफाइड से कौन से जीवाणु से होता है, तो इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विडाल टेस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सा भाग इनमें से मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है, मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है। तो देखिए शुक्रवाहिनी जो है ये पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है, शुक्राणु पुरुष का हिस्सा है, अंडाणु महिला का हिस्सा है, ठीक है। तो शुक्रवाहिनी पुरुष में होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ब्रायोफाइटा में क्या होता है, वास्तविक संवहन ऊतक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक संवहन ऊतक इसमें नहीं होता है। और ये नम और छायादार आवासों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि निम्न अभिक्रिया पर विचार करें, और ये रिएक्शन दिया गया है, इसमें KMnO4 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार आपको बताना है। तो देखिए तुल्यांकी भार का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, सबका अनुभार बटा जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो या फिर जितना इलेक्ट्रॉन निकले बटा में वो आ जाता है। तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुभार बटा जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो या फिर जितना इलेक्ट्रॉन निकले। तो कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अनुभार बटा 5, यही तुल्यांकी भार होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में अनुभार बटा 5, ठीक है। किसी का भी आए, जितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जितना इलेक्ट्रॉन निकले,
बटा में हो जाएगा। अगर इसका अगर आप लोग निकालना चाहे तो इसका तुल्यांकीय भार कितना हो जाएगा, KMN4 का अगर निकालेंगे तो 158 अनुभार कितना हो जाएगा 158.04 लगभग में, और बटा 5, तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा 31.16 ग्राम, ठीक है, ग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पक्षियों में तेल अथवा पिन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो तेल अथवा पिन ग्रंथि जो है संपूर्ण शरीर पे होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब क्या होगा, कब होगा, तो जब कम होगा, ठीक है, सीधी सी बात है, जब कम होगा तभी तो होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो योगात्मक बहुलक इनमें से कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइलॉन 66, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है, अपस्थानिक मूल किस वृक्ष में पाया जाता है, तो बरगद के वृक्ष में, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे परिक्त होती हैं, सोनार में, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, यहाँ मैं 1000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि रेंज है ध्वनि का, इसी को हमारी कान सुन सकती हैं। 20,000 से हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज कहिए, या फिर इसको किलो हर्ट्ज में 20 किलो हर्ट्ज डायरेक्ट लिख दीजिए, जो भी लिख दीजिए, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि तरंगे हैं इसको हमारा कान नहीं सुन सकती हैं। इनको कहा जाता है कौन सा तरंग, पराध्वनि, ठीक है। और जो 20 हर्ट्ज से, केवल 20 हर्ट्ज से जो कम है उनको अवश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है, ये भी हमारी कान नहीं सुन सकती है। और सोनार में जो है पराध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व तो मौजूद नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील में आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, लेकिन टंगस्टन थोड़े होता है। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, तो मैं आपसे पूछा भी था कि इसका आंसर आपको बताना था टेस्ट नंबर 5 में, तो कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी, तो ये सबसे कम LED में होगी, किसमें, LED में होगी, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खाली स्थान है वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आवृत बीजी हिंदी में कहा जाता है ना, आवृत बीजी, ठीक है, जो फल के अंदर होते हैं बीज, आवर्त में ढका हुआ, आवर्त बीजी, और इंग्लिश में इसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। देखिए अंग्रेजी में दे दिया गया है, अगर हिंदी में रहता तो सभी लोग लगा देते, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, खुले बीज होते हैं, बीज खुला होता है, ठीक है, जो इसको अनावृत बीजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो ये बनता है टॉलन अभिकर्मक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या है, पहले आप बताइए कि भार क्या है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है, फटाफट बताइए भार क्या है। भार जो है सदिश राशि है और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो जल विश्लेषण पर स्टार्च कौन देता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज देता है, कौन देता है, ग्लूकोज देता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बल का विमीय समीकरण, ठीक है, डायमेंशनल इसका इक्वेशन बताना है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। F इक्वल टू क्या होता है, बल का m इंटू ए होता है, मास क्या होता है, किलोग्राम होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए किलोग्राम का क्या होता है, किलो को हम लोग किसमें, मास में मापते हैं ना, मास m, उसके बाद मीटर को लेंथ में l, और सेकंड को टाइम में t। अब देखिए किलोग्राम एक ही किलोग्राम है, एक लिख दीजिए, मीटर में एक ही मीटर है, और सेकंड पर देखिए -2 है, तो ml/t ऊपर में इन्वर्स में -2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा मुक्त रूप से प्रश्न में मुक्त रूप से कहा गया है तो नियत रहती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो धड़कन कितने बार होता है, प्रति मिनट में 72 बार होता है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है, तो मस्तिष्क ज्वर जो है यह किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, पहले तो आप लोग कांसा बता दीजिए, कांसा किसका मिश्र धातु है, ठीक है। देखिए गन मेटल जो है यह कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है
कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह प्रकाशवर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है उसमें विचलन अधिक होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है उसमें विचलन कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसमें विचलन कम होगा। बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, इसमें विचलन अधिक होगा। तो राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इस शाखा को कहा जाता है डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, और डी हो जाएगा डर्मेटोलॉजी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप सभी को पता है रॉकेट जो है यह रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना इसमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। कई बार पूछा गया है, बताइए रूपांतरित तना इसमें से कौन सा है। इसका आंसर तो आप देकर बताइए, रूपांतरित तना कौन सा है, इसका कमेंट में करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं, केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं। तो फ्रेंड्स यह कितना होता है, 14, 15, 16 एवं 17 होता है। ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिए, रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल खाली स्थान है की उपस्थिति में बनता है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। आप सभी को पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। उसके बाद देखिए प्रकाशनवर्तन यानी कि फोटोट्रोपिज्म में जुड़े हुए हार्मोन है। तो यह जो पादप हार्मोन है इसको ऑक्सिन कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सिन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पादप हार्मोन है ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं हैं, केवल धातु हो उसमें और कुछ ना हो। तो देखिए बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और सोडियम, यह जो है केवल धातु है, ठीक है। बाकी देख लीजिए, बाकी में देखिए, बाकी में गैस है कार्बन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ब्रोमीन भी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन आ जा रहा है। तो ये सभी गैस हैं, इसमें केवल धातु ही धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षुद्रतम एंजियोस्पर्म है, यानी कि क्षुद्रतम मैंने छोटा, तो वेल्फिया हो जाएगा, वोल्फिया राइट आंसर इसका हो जाएगा। अनुवांशिकता का जनक कौन है, तो आप सभी को पता है ग्रेगर जोहान मेंडल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और यहाँ समझ लीजिए, ये देखिए लिनियस, इन्होंने वर्गीकी का सिद्धांत दिया था। ह्यूगो डिब्रीज, इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है। नमक युक्त मिट्टी में जो पौधे उगते हैं उनको हैलोफाइट कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवहनी पौधे में पानी किसके द्वारा ऊपर चढ़ता है, तो पानी जाइलम के द्वारा, जाइलम टिश्यू के द्वारा, और भोजन का परिवहन फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो आरएनए का मुख्य कार्य आप सभी को पता है प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है। तो फ्रेंड्स यह भौतिक राशि है वेग एवं चाल, ठीक है। इनका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, दोनों का, ठीक है, मीटर पर सेकंड होता है। उसके बाद देखिए, एक समान गति वाले वेग समय का आलेख का ढाल कैसा होगा, तो एक समान गति है, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ये अंग्रेजी में अगर पूछा जाए तो लैरिंक्स, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आपको अंग्रेजी में नहीं, कंठ द्वारा हिंदी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था में क्या होती है, तो ये sp होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, sp होता है, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी दवा पीड़ाहारी है इसमें से, तो ये नवल जीन जो है ये पीड़ाहारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, ठीक है, चाल दुगुनी कर दिया जाए, यानी कि v से ये 2 भी हो जाएगा, तो इसकी गति जुड़ जाए। तो कई बार मैंने बताया है कि हाफ mv² को आप हाफ mv² के फॉर्म में लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हाफ mv² आपने लिख दिया, अब कोशिश कीजिए जब भी आप वैल्यू पुट कीजिए उसमें से हाफ mv² को बाहर निकालने का, उसके बाद जो भी बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए हाफ mv², मास को कितना किया गया है, आधा किया गया है, वेग को दोगुना, तो 2v का यानी 4v² हो जाएगा। अब इसमें से हाफ mv² आप निकालिए, तो ये हाफ m और यहाँ से v², इसको आप बाहर निकाल दीजिए, तो बचेगा कितना, हाफ mv² मान लीजिए हमने निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से। अब इसमें से देखिए 2 दूना 4, तो 2 बच गया ना ऊपर, सिर्फ 2, तो कितनी हो जाएगी, अब 2 गुनी हो जाएगी, केवल 2 ही तो बच रहा है ना, तो 2 गुनी हो जाएगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने में मांसपेशियों में थकान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह अम्ल है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है, बताइए, फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा, तो अभी मैंने बताया था वर्गीकी का पिता लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो स्वपोषी नहीं है, तो इसमें से अपघटक जो है ये स्वपोषी घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है। बहुत अच्छा, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति खाली स्थान है कि कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो मैंने बताया था कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, यह ल है आधा, सेलुलोज। अगर पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित ऑक्साइडों का अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? सही क्रम इसमें से आपको बताना है कि सही क्रम इसमें से कौन सा दिया हुआ है। तो देखिए सही क्रम इसमें से N2O5 SO2, उसके बाद CO2 5 CO2 और CO। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल के तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो तापमान की वृद्धि के लिए तो ये तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बोर की परिकल्पना के अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा NH/2π। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। पहले भी मिला था यह प्रश्न हम लोगों को, देखिए रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? तो प्लास्टिक कुचालक है। भारी जल का अनुभार, तो भारी जल का क्या होता है? D2O होता है। ऑक्सीजन का 16 और डी का 2 होता है, तो 2 है तो 2 4 हो जाएगा, 16 + 4 20 हो जाएगा। अगर साधारण जल का पूछा जाए तो H2O 16 और हाइड्रोजन 1 1 2 18 हो जाएगा। ठीक है, साधारण जल का 18 और भारी जल का 20, याद रखिएगा। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण इसमें से कौन सा है? संक्षेपण बहुलक का उदाहरण टेरिलिन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एड्स एक जनित रोग है, तो एड्स अभी विषाणु के द्वारा हमने पढ़ा था। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए, देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, ½ mv² आपको बाहर निकालना है, तो ½ mv², सिर्फ वेग दुगुना किया गया, बाकी सब कुछ भी नहीं है, तो ½ m हो जाएगा, मास सेम रहेगा, v दुगुना यानी कि 4v² हो गया। अब देखिए मैंने कहा था ना कि ½ m और इसमें से v² को निकाल दीजिए, तो बच कितना जा रहा है? 4 बच जा रहा है केवल, तो 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा अकोशिकीय जीव है इनमें से? तो अकोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है बताइए? विषाणु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है? फ्रेंड्स इसीलिए मैं 4 पार्ट में कवर कर रहा था, वीडियो लंबी हो जाती। ठीक है, देखिए मोमबत्ती का जलना न तो भौतिक है, भौतिक और रासायनिक दोनों है, क्योंकि मोमबत्ती में जो बत्ती होती है ये तो जल गई, लेकिन मोम पिघलता है और फिर से मोम को प्राप्त किया जा सकता है, तो दोनों परिवर्तन है। नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल स्वपोषी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्फा कण का। ठीक है, इसमें अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक हो जाएगा। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो कैलेमाइन में क्या होता है? ZnCO3 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो वर्तिकाग्र से। ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका, दोनों ध्यान रखिएगा। अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन क्या है फ्रेंड्स बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक संयुग्मी अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मीथेन को कहा जाता है, मीथेन CH4। अगला क्वेश्चन है कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो एली व्हाइटनी ने किया था। एली व्हाइटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा।
मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति प्राप्त, तो अभी मैंने बताया था 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, या फिर ऐसे भी मिल जाए आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज। 20,000 हर्ट्ज को जब बदल दीजिएगा तो ये 20 किलो हर्ट्ज में आ जाएगा। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं को विकसित किया था, ये ऑलरेडी टेस्ट में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, मुलिस ने किया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेस्ट वाला वीडियो में आप लोग जरूर जुड़िएगा रोज रात को 8 बजे। वर्मी कंपोस्ट का संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुआ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? इसमें से उच्च चालक जो है ये कौन सा है? सिल्वर है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की ऋणात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सा एक परिस्थिति मानव के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? नहीं पूछा गया, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो यह है सामाजिक वानिकी। अगला क्वेश्चन देखिए कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो ये भी क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया था, सटन और बोमेरी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण लकड़ी का जलना हो जाएगा इसमें से। मक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एपी कल्चर है। ठीक है, एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर साग सब्जी उगाने वाला, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, वर्मी कल्चर अभी हमने वर्मी कंपोस्ट पढ़ा था, केचुए का पालन। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो अगर बादल छाया हुआ है तो नहीं प्राप्त हो पाएगा क्योंकि इसको सोलर एनर्जी चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल की परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही? ऊपरी वायुमंडल जब पूछा जाए तब CFC होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा धातु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो जिसका भार जितना ही अधिक होगा उसका जड़त्व जो है, इनर्शिया जो है उतना ही अधिक होगा। एक रेलगाड़ी का हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद कौन सा है? तो ये उत्पाद है मैलिक एसिड। याद रखिएगा इसको, मैलिक एसिड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है इसमें से? तो विद्युत धनी तत्व का निकलना। ठीक है, ऑक्सीकरण के दौरान ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वह द्वीप कौन सा है? गैलपेगोस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है आयनिक ऊर्जा का? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिन्होंने भी सी बताया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोमेन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिया है। बोमेन संपुट का भाग उत्सर्जन तंत्र का है। उसके बाद देखिए वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो फ्रेंड्स ये बना सकता है अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक कौन सा है? तो ये सिलिका है। क्या है? सिलिका है। इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा है? उसके बाद देखिए निम्न में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? तो दूध शर्करा जो है ये लैक्टोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स करीब करीब 150 क्वेश्चन को हमने कवर किया है। ठीक है, और रोज आपको एक वीडियो मिल जाएगा, 4 पार्ट में हम लोग पूरे साइंस को कवर कर लेंगे। बाकी का वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।